मैं आतंकजीत सिंह साहब आपके पास आ रहा हूं। जो चौधरी साहब एक बात कह रहे हैं, और कल परसों से एक मैंने भी वो चिट्ठी देखी और वो बहुत स्पष्ट चिट्ठी है। मैं अपने साथी से कहूंगा कि अगर वो चिट्ठी डिस्प्ले भी हो जाए। एक ठेकेदार हैं, वो बहुत से ठेके लेते हैं इस देश में। वो किसान आंदोलन का भी उन्होंने ठेका लिया, फिर वो भारत यात्रा का भी ठेका लिए हैं, उसके पहले वो अन्ना के इंडिया अगेंस्ट करप्शन का ठेका लिए थे। बड़े ठेकेदार हैं। और नाम से मैं बता दूं, योगेंद्र यादव जी का मैं नाम ले रहा हूं। और ये नाम इसलिए ले रहा हूं कि कल से वो एक चिट्ठी घूम रही है, सही है कि गलत है मुझे नहीं मालूम, खंडन आया नहीं है। वो भारत जोड़ो यात्रा के नाम पे पैसा मांग रहे हैं। आपके संज्ञान में ये होगा, भारत जोड़ो यात्रा के नाम से मुझसे आज तक 1 रुपए का भी मेरे उसमें नहीं आया है कि किसी ने 1 रुपए के लिए भी कहा हो कि भारत जोड़ो यात्रा में है, उसमें जरा 1 रुपए। मेरे पास बहुत से लोगों के फोन आए कि भाई जरा मैं वहां जाना चाहता हूं, राहुल जी के साथ जरा चलने का कुछ जुगाड़ हो जाता, इस तरह के जरूर फोन आए, लेकिन पैसे का फोन आज तक नहीं आया। ये आपके संज्ञान में आया है? ये क्या है? ये पहले भी जब किसान, आप तो किसान आंदोलन में बहुत कंधे से कंधा मिला के लड़े हैं उनके साथ, तो ये सब वहां पे भी होता था क्या? आतंकजीत सिंह साहब, देखिए, पहले तो ब्रजेश सिंह जी को और विनोद अग्निहोत्री जी को सादर नमस्कार। आनंद वर्धन जी, आपने एक बड़ा अच्छा सब्जेक्ट चुना आज की डेट में कि आरएलडी और भारत जोड़ो यात्रा जो निकल रही है वहां से, मेरठ से होते हुए, शामली से होते हुए अब जाएगी वो आपके हरियाणा में। तो जाट लैंड का अब क्या वो जो प्रभाव है भारत जोड़ो यात्रा पे किस तरह का पड़ने वाला है। और ये जो भारत जोड़ो यात्रा जब ये शुरू हुई थी, आपको याद होगा जब का पहला प्रोग्राम था उसमें आपने कहा कि भारत जोड़ो यात्रा एक बड़ा अच्छा कॉन्सेप्ट है, एक बड़ी अच्छी टाइमलाइन है, ये पॉलिटिकल नहीं है, नॉन पॉलिटिकल है, इसमें तमाम लोग जो इस सरकार से दुखी हैं, जो सांप्रदायिकता के दुश्मन हैं, जो ये कहते हैं कि ये इस तरह से संविधान को ताक पे रख के सरकार चलाने का जो काम है वो गलत है, कई सारी चीजें लेकर भारत जोड़ो यात्रा निकली थी। तो जब वो साउथ से निकली तो बहुत अच्छा रिस्पांस मिला, तमिलनाडु, कर्नाटका, केरला और महाराष्ट्र से भी उद्धव ठाकरे भी उन्होंने ज्वाइन किया उसको। और जब तक ये मध्य प्रदेश पहुंची तो हमारी एक मीटिंग, संबित मलिक जी को पता होगा, हमारी एक मीटिंग जो थी वो वॉर रूम में रखी गई कांग्रेस ऑफिस में, और दिग्विजय सिंह ने उस मीटिंग को चेयर किया। और उन्होंने हमसे कहा कि क्या आप लोग चाहते हैं किसान? तो हमने उनको एक 20 पॉइंट चार्टर दिया। विनोद अग्निहोत्री जी ध्यान से सुनेंगे इस बात को। उसमें हमने ये कहा कि एमएसपी तो आपने भी नहीं दी थी जब स्वामीनाथन कमीशन रिपोर्ट आई थी 2003-4 में। 10 साल आप भी उस पर बैठे रहे। अब ये सरकार ने तो हलफनामा दाखिल कर दिया सुप्रीम कोर्ट में कि एमएसपी नहीं मिल सकती। उसके अलावा कई सारी चीजें हैं, मजदूरों की पेमेंट को लेकर है, मनरेगा को लेकर है, सिंचाई के बिजली के मीटर। जो उत्तर प्रदेश में इलेक्शन हुए थे, योगी महाराज ने ये वादा किया था, एक इलेक्शन प्रॉमिस किया था कि मीटर के बिल जो हैं वो खत्म कर दिए जाएंगे, सिंचाई के मीटरों के, और वो वादा अभी तक पूरा नहीं किया। तो वो भी एक जुमला हो गया। और बहुत सारी और चीजें थी। किसानों की साझेदारी और हिस्सेदारी इन सब चीजों में, कमेटियों में, सरकारों में, ये सब बातें मांग रखी गई थी। तो दिग्विजय सिंह जी ने कहा कि हमारे 5 मेंबरों की ग्रुप टीम है और उसका संचालन आपके साथ जो बैठे हैं कोऑर्डिनेटर, मैं उनका नाम नहीं लूंगा अभी, वो करेंगे। और ये 5 मेंबरों की ग्रुप टीम, हम 21 या 23 तारीख को मध्य प्रदेश में रैली शुरू होनी थी, बीच में 2 दिन का विश्राम था। तो हम 23 तारीख को प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, ये मीटिंग करके आपकी सारी मांगों को अपने ग्रुप में रख देंगे। अगर ग्रुप मान जाता है तो हम ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इसको डिक्लेयर कर देंगे। आप यकीन मानिए कि वो दिन है और आज का दिन है। इस बात को 2 महीने होने को आए। 23 नवंबर की ये बात थी। 23 नवंबर को हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी थी और इस पर चर्चा होनी थी। उसके बाद किसी ने हमें गेट बैक नहीं किया, किसी ने हमसे वार्ता ही नहीं की, किसी ने हमसे बात ही नहीं की, किसी ने ये भी नहीं कहा कि भारत जोड़ो यात्रा आप ज्वाइन कीजिए। तो पता लगा, कर रहा हूं आपके प्रोग्राम में, तो पता लगा कि जो हमारे कोऑर्डिनेटर थे, जिनको उस ग्रुप से डिस्कशन करके उनका आउटकम निकालना था, उनको डांट दिया गया जयराम रमेश द्वारा कि आप इसमें क्यों पढ़ रहे हैं, जब सिविल सोसाइटी के योगेंद्र यादव हमारी मीटिंग में हैं और हमारे साथ ये 120 के ग्रुप में चल रहे हैं और किसानों का ठेका उनके पास है, किसानों से, किस संगठन से बात करनी है, कैसे करनी है, वो तय करेंगे, और इसमें कोई ग्रुप डिस्कशन नहीं होगा और ये मीटिंग का कोई निष्कर्ष नहीं है। तो हम लोग को क्लियर मैसेज मिल गया कि किसानों के संगठनों की और एसकेएम के संगठनों की उनको जरूरत ही नहीं है, उनके पास ऑलरेडी एक एजेंट बैठा है जो डिसाइड करेगा। यही बात जब हुआ क्या था, उस समय ये डिस्कशन हो रहा था कि उत्तर प्रदेश में लोनी होते हुए, शामली होते हुए ये रैली जब निकलेगी तो सीधे हरियाणा के अंदर घुसेगी। तो उस टाइम डिमांड थी कि इसको नहीं मेरठ, मुजफ्फरनगर, बुलंदशहर तक लेके जाया जाए। इसलिए किसान संगठनों को बुला के मीटिंग की गई।
पर वो आइडिया शेल्व कर दिया गया और उसका कारभार एक ऐसे संगठन को दे दिया गया जिस संगठन का बड़ा क्लियर कट बीजेपी और आरएसएस के साथ टाई अप है। आज नहीं, पिछले 20-25 सालों से जितने भी इलेक्शन होते हैं वो बीजेपी के कैंडिडेट्स को सपोर्ट करते हैं। उनके यहाँ जितने भी किसी को नियुक्ति चाहिए, किसी को कोई काम करवाना है बीजेपी की सरकार के साथ, तो वो हेड उनके ऑफिस में बैठ के काम किया जाता है। और ओपनली तो वो बीजेपी का कभी कभी, अब किसान आंदोलन में क्या हुआ, क्योंकि किसान सब इकट्ठे हो गए, एक वो फिर से कहते हैं मरा हुआ जीवित हो गया, तो वो लाइमलाइट में आ गए। वो लाइमलाइट में आए, उससे ये चला कि भाई अब यही हैंडल करेंगे सब कुछ। और जिस तरीके से 9 दिसंबर को किसान आंदोलन को खत्म किया गया, किसान आंदोलन में जब 3 कृषि कानून वापस ले लिए गए थे नवंबर में, तो एक चिट्ठी आई थी, वो ज्वाइंट सेक्रेटरी से अग्रवाल से चिट्ठी आई थी। उन्होंने ये कहा था कि हम एमएसपी पे कमेटी बैठाएंगे, उसमें बराबर रिप्रेजेंटेशन एसकेएम को देंगे और उस पर टाइमलाइन डिफाइन करके हम उसको एमएसपी को इंप्लीमेंट कर देंगे। हमने कहा टर्म्स ऑफ रेफरेंस एक बार जनरेट हो जाए, फिर हम उसको 10 दिन बाद आंदोलन को खत्म कर देते हैं। पर 9 दिसंबर को इन्हीं संगठन के जो मेन आदमी है, जो बंबाला में 9 तारीख को मीटिंग कराने जा रहे हैं राहुल गांधी की, किन संगठनों से कराने जा रहे हैं? उन संगठनों से जिन्होंने आंदोलन में यह कह दिया 9 दिसंबर को कि अब यह आंदोलन समाप्त है, हम लोग यहां से उठ रहे हैं। एमएसपी पे, अभी एमएसपी पे कोई वार्ता नहीं हो सकती, एमएसपी की कमेटी जब बनेगी, जब देखेंगे वो लंबी लड़ाई है, वो बाद में लड़ेंगे। उन्होंने एमएसपी की बात को वहां खत्म ही कर दिया और 3 कृषि कानून जो है वो वापस हो गए हैं। पंजाब हरियाणा का काम हो गया, आंदोलन को समाप्त कर दो। आंदोलन को समाप्त करने का बीड़ा इनके पास था, आंदोलन पे झाड़ू लगाने का बीड़ा इनके पास था। आज की डेट में वही लोग इसका संचालन कर रहे हैं। अब मजे की बात देखिए, जिन्होंने किसान आंदोलन में किसान आंदोलन को समाप्त किया, जो आंदोलनकारी थे, जिनको आंदोलन जीवी परजीवी कहा गया, उनको कह दिया गया कि एमएसपी अभी नहीं मिलेगी, एमएसपी की लड़ाई हम फिर से शुरू करेंगे, बाद में शुरू करेंगे। वो दिन आज भी नहीं आया। उसके बाद लखीमपुर का जो मामला था, जिस लखीमपुर हत्याकांड में जो दोषी थे उनके घर जाके संवेदना प्रकट करने वाले योगेंद्र यादव, जिस ड्राइवर के घर गए, जिस ड्राइवर की गाड़ी से 4 किसान और 1 मीडिया कर्मी की मृत्यु हुई, वो योगेंद्र यादव को एसकेएम से निष्कासित कर दिया गया था। निष्कासन के बाद वो सिविल सोसाइटी का कह के अपने आप को उस आंदोलन में गए, उस भारत जोड़ो यात्रा में गए। अब वो सिविल सोसाइटी से वो सीधा किसानों के भी मसीहा बन गए। और 9 तारीख अंबाला में उनकी उन संगठनों के साथ मीटिंग है जिन संगठनों ने कह दिया कि भाई अभी एमएसपी नहीं मिलने वाली है, यहां से उठ जाइए। तो आपको खुद इसका आकलन करना पड़ेगा, इसके बारे में सोचना पड़ेगा कि फिर ये भारत जोड़ो यात्रा किसके लिए है। क्योंकि मैं तो जब से भारत जोड़ो यात्रा देखता आया हूं, मैं हर रोज प्रेस कॉन्फ्रेंस देखता हूं, हर रोज जो जयराम रमेश कहते हैं, राहुल गांधी जी कहते हैं, वो कहते हैं किसानों के साथ गलत हो रहा है, बेरोजगारों के साथ गलत हो रहा है, असंगठित क्षेत्र के साथ गलत हो रहा है, इस देश की जो बेसिक स्ट्रक्चर है, जो नेशनल इंटीग्रिटी है, उसके साथ गलत हो रहा है, देश की माइनॉरिटीज के साथ गलत हो रहा है, देश के संविधान के साथ गलत हो रहा है, बाबा अम्बेडकर के साथ गलत हो रहा है। ये सब बातें की जाती हैं, पर उसको रेक्टिफाई कैसे करेंगे, उस पर करेक्शन कैसे करेंगे, कौन से वो लोग हैं जिनसे वो वार्ता करेंगे, अपना कोई चार्टर देते, अपना कोई डिक्लेरेशन देते कि अगर हम सरकार में आएंगे तो एमएसपी लागू करेंगे, हम सरकार में आएंगे तो सिंचाई के बिल माफ करेंगे, हम सरकार में आएंगे तो 200 दिन का काम मनरेगा का 600 रुपए मजदूरी देंगे, हम सरकार में आएंगे तो सरकार में किसानों को और जो शोषित वर्ग हैं उनको हिस्सेदारी देंगे। ये सब बातें करने में भारत जोड़ो यात्रा गुरेज क्यों कर रही है? क्या वो नहीं चाहती कि उनसे लोग जुड़े? आज की डेट में जो आप भीड़ देख रहे हैं, मैं एक बात और कहना चाहता हूं, मैं भी जिस मीटिंग से आ रहा हूं, आपके साथ 10 मिनट लेट हो गया ज्वाइन करने में, वो असंगठित क्षेत्र के लोग आए हुए थे पंजाब हरियाणा से, और मीटिंग चल रही थी हम लोग की उनके साथ। तो असंगठित क्षेत्र के लोग कहते हैं हम 85% है, हम वो लोग हैं जिनकी गिनती नहीं है, पर हम लोग कांग्रेस के साथ इसलिए जाना चाहते हैं, भारत जोड़ो यात्रा के साथ इसलिए जाना चाहते हैं कि हमारे पास कोई विकल्प ही नहीं रह गया। हमें पता है कि 2024 में अगर बीजेपी की सरकार आ गई तो हम लोग कहां जाएंगे, हमारे बच्चे भूखे मर जाएंगे। तो ये हमारे लिए एक विकल्प, हमारे लिए कोई विकल्प ही नहीं है। अगर वो नहीं भी कहेंगे तब भी हमें उनके साथ चलना पड़ेगा। इसीलिए वहां भीड़ जुट रही कि लोग इतना हताश हैं, परेशान हैं, सड़क पे आ गए हैं, क्योंकि उनको पता है कि उनके पास कोई विकल्प नहीं है। पर जहां तक किसानों की, मजदूरों की, जैसे कि साबित मलिक जी ने कहा, उनके जो जितने भी इमोशंस हैं वो सही हैं, क्योंकि हम लोगों को तमाम, मलिक साहब से भी मीटिंग करने आए, प्रदेश अध्यक्ष आए यूपी के, साथ में मेंबर पार्लियामेंट भी आए थे उनके, और उन्होंने कहा कि बताइए आप यात्रा कैसे ज्वाइन करेंगे। साबित मलिक ने भी वही बात कही जो हमने कही। हमने कहा भाई आप एमएसपी की बात करिए कि आप एमएसपी देंगे 2024 में, आप कहिए कि आप रोजगार देंगे, आप मनरेगा मजदूरों का काम, जो वादे मोदी सरकार ने किए और पूरे नहीं किए, आप उतना ही कह दीजिए कि वो आप वादे पूरे करेंगे जो चिट्ठी में लिखे हैं, हम आपके साथ हैं।
पर उनका कोई जवाब नहीं है। तो अगर ये इवेंट है तो इवेंट मैनेजमेंट में जिस तरह के लोग वहां जुड़े हैं साथ में, बहुत अच्छे लोग हैं, वो इवेंट मैनेजमेंट जानते हैं, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कैसे करनी है जानते हैं, वो प्रेस क्लब में बैठ के कैसे इंटरव्यू देना है जानते हैं, वो अपने आप को गरीब एक बड़े फार्म हाउस में 10 एकड़ के फार्म हाउस में जहां पूरा ग्रेनाइट मार्बल लगा है वहां पे तेल की शीशी रख के नीचे बताते हैं कि हम खुद किसान हैं। तो इवेंट मैनेजमेंट में तो नंबर 1 है, और जो अंबाला में मीटिंग होने जा रही है वो भी इवेंट मैनेजमेंट के नंबर 1 लोग। तो अगर ये इवेंट है तो ये बहुत सक्सेसफुल इवेंट है, पर अगर ये वाकई भारत जोड़ने की यात्रा है तो उसमें थोड़ा सा एक हम लोगों को इसके बारे में सोचना पड़ेगा कि वाकई इससे भारत जुड़ेगा या ये इवेंट यहीं खत्म होकर रह जाएगा। जी, मैं आतमजीत सिंह साहब आपसे एक चीज पूछना, आपसे एक आपका एक किसी का रिएक्शन है, एक राजेश कुमार चंद हैं, वो कह रहा है भारत जोड़ो यात्रा इज फॉर यूनाइटिंग इंडिया एंड फील द पल्स ऑफ द मासेस एज द इलेक्शंस कम्स नियर देन ओनली कांग्रेस विल डिक्लेयर व्हाट इट विल गिव टू द नेशन, इट इज टू प्रीमेच्योर टू बी स्पेसिफिक। ये एक इनका वो था, उनका रिएक्शन था आपके उसमें, ठीक है। मैं एक चीज जरा आपसे पूछ लूं आतमजीत सिंह साहब, चलते चलते भारत जोड़ो यात्रा जो भी कर रही है वो अपना पीक कर चुकी है कि अभी वो पीक होना बाकी है? क्योंकि कुछ लोगों का कहना है कि वो जाके जम्मू में जब पहुंचेगी या श्रीनगर तब उसका पीक होगा, लेकिन आपके हिसाब से पीक हो चुका है और इट इज स्टिल ग्रोइंग, इट इज स्टिल इवॉल्विंग? उसका पीक मध्य प्रदेश की जो आखिरी रैली थी, उनकी आखिरी दिन था, वहीं हो गया था, क्योंकि वो उन्होंने विस्तार से उसका प्लानिंग किया था, उसका रूट था। अब आप उत्तर प्रदेश देख लीजिए, उत्तर प्रदेश में 80 डिस्ट्रिक्ट आते हैं। इस यात्रा ने लोनी से लेके बागपत तक कितने डिस्ट्रिक्ट कवर किए होंगे? मुश्किल से 2। हरियाणा में कितने डिस्ट्रिक्ट कवर कर रहे हैं? मुश्किल से 4। उसके बाद जम्मू से सीधे श्रीनगर। तो नॉर्थ कवर कहां हुआ? उत्तराखंड नहीं गए, हिमाचल नहीं गए। बीच में खबर आ रही थी शायद हिमाचल में एक दिन बीच में एक डाइवर्ट कर देंगे रूट को, जहां वो इलेक्शन जीते। जहां राहुल गांधी गए नहीं, भारत जोड़ो यात्रा को जिक्र नहीं हुआ, वहां तो कांग्रेस इलेक्शन जीत गई। और जहां तक आपके जो श्रोता ने ये मैसेज लिखा है उनको मैं कहना चाहूंगा, ये वो हाल नहीं है कि नब्ज देख के हम बता देंगे कि रोग क्या है। कांग्रेस पार्टी 70 साल से काबिज रही है इस देश पे, उनको सब पता है कि किसानों की हालत क्या है, मजदूरों की हालत क्या है, बेरोजगारों की हालत क्या है। वो सिर्फ वो हाईलाइट कर रहे हैं, जैसे कैंपेन अन्ना हजारे का कैंपेन हुआ था इंडिया अगेंस्ट करप्शन, जिसमें से आपके अरविंद केजरीवाल निकले, जिसमें से आपके और जितने भी, योगेंद्र यादव भी उसका पार्ट थे। बाद में अलग बात है कि अरविंद केजरीवाल ने योगेंद्र यादव को पार्टी से बाहर कर दिया। उससे पहले उन्होंने अपनी पार्टी बनाई स्वराज इंडिया। स्वराज इंडिया में उन्होंने हरियाणा में इलेक्शन लड़े, सबकी जमानतें जब्त हो गई। मेरा कहने का मतलब यह है कि जो ये लोग हैं जो कहते हैं कि ये देखिए जो सरकार, मौजूदा सरकार है वो गलत कर रही है, यही उन्होंने कहा इंडिया अगेंस्ट करप्शन ने, यही बीजेपी ने कैंपेन चलाया और उसके बाद सरकार में आ गई। पर सरकार में आके उन्होंने किया वही जो उनका एजेंडा था। तो अब पब्लिक बेवकूफ नहीं बनेगी, पब्लिक को आपको बताना पड़ेगा कि अब आप अगर 2024 में सत्ता में आएंगे और ज्वाइंट ऑपोजिशन की आप बात कर रहे हैं, आपको पता है कि ज्वाइंट ऑपोजिशन में कॉमन मिनिमम प्रोग्राम चलता है, क्योंकि उसमें डीएमके भी आ जाएगी, उसमें आपकी सीपीएम भी आ जाएगी, उसमें आपके सीताराम येचुरी भी आ जाएंगे, उसमें अखिलेश यादव भी आ जाएंगे, उसमें जयंत चौधरी भी आ जाएंगे, उसमें किसानों का मसला पीछे हट जाएगा। पहले यह तय होगा कि बंदर बाट कैसे होगी। आप मेरी बात को समझिए। तो ये कांग्रेस पार्टी को पहले तय करना पड़ेगा कि ये हमारा एजेंडा है, हम किसानों के लिए ये करेंगे, मजदूरों के लिए ये करेंगे, बेरोजगारों के लिए करेंगे, इतने फूड प्रोसेसिंग प्लांट लगाएंगे, ये एनर्जी सिक्योरिटी देंगे, ये फ्यूल सिक्योरिटी देंगे, सिलेंडर का दाम 500 से ऊपर नहीं होगा, पेट्रोल का दाम 80-70 से ऊपर नहीं होगा। ये बातें जब वो कहे और जिसको उस वादों को पूरा करने में मदद करनी है वो सब साथ जुड़ जाए। जब एक आप कहते हैं ना कि एक होता है प्री इलेक्शन पोस्ट इलेक्शन, कि प्री इलेक्शन हमारा टाइप क्या होगा, पोस्ट इलेक्शन टाइप क्या होगा। आपको हमेशा पता है प्री इलेक्शन में सब वादे किए जाते हैं, पोस्ट इलेक्शन में कहते हैं हम क्या करें, हमारे घटक जो है हमें मजबूर कर रहे हैं काम करने। कोल स्कैम की बात ले लीजिए, 2G 3G, हालांकि निकला कुछ नहीं सीएजी में, पर हुआ क्या, उसमें सब पार्टियों के साथ अगर आप अपना एजेंडा बना रहे हैं तो वो एजेंडे को बहुत क्लियर करके चलेंगे, तभी एक ज्वाइंट ऑपोजिशन, स्ट्रॉन्ग ऑपोजिशन बीजेपी को के अगेंस्ट खड़ा कर सकते हैं। पर जिस तरीके से अभी हम गोलमोल बात कर रहे हैं, एक हम सिर्फ एक पल्स फील कर रहे हैं, पल्स फील करने का टाइम नहीं है अभी। ये तो अब आपको स्ट्रेटेजी बनाने का और कैंपेन करने का टाइम है, क्योंकि एक साल कहां चला जाएगा आपको पता नहीं लगेगा। जी आपने साहब मुझे एक चीज बता दी, समय हो गया है लेकिन मैं फिर भी क्योंकि ये बात जब ये कह रहे हैं ये सारी चीजें बना दें, ये आपको कह दें एमएसपी भी, ये सब जो भी ये कह रहे हैं सब 1 2 3 4 5, इलेक्शन आएगा तो फिर वही हिंदू मुस्लिम आप करके भाग जाएंगे सब लोग कि वो हिंदू मंदिर बन रहा है, इंडिया पाकिस्तान। आप कुछ करते रह जाइए, आप अपना सिर पीट लीजिए।
वो हिंदू मुस्लिम नहीं अगर होना है। आपने जो बात कही, मुझे कई लोग कहते हैं कि आप मैनिफेस्टो में कुछ भी लिखवा दीजिए, इन्होंने करना वही है जो इलेक्शन के बाद इन्होंने करना है। पर मेरा कहना सिर्फ इतना आनंद वर्धन जी कि एटलीस्ट कमिटमेंट करने से अकाउंटेबिलिटी तो तय हो जाए। मैं कहता हूं नहीं करें चाहे, पर कम से कम अकाउंटेबिलिटी तो तय हो जाए कि आपने कहा था कि मैंने आतंकी सिंह साहब, मैं अग्री नहीं करता हूं। उन्होंने तो कहा ना 2 करोड़ वो देंगे 22 तक। आज लोग इसीलिए खिलाफ खड़े हैं, आज लोग इसीलिए खिलाफ खड़े हैं कि वो 20 लाख नौकरियां भी नहीं दे पाए। कहां खिलाफ खड़े हैं? अरे 100 रिकॉर्ड से वोटों से जीत रहे हैं गुजरात में, आप कह रहे हैं खिलाफ खड़े हैं? देखिए, गुजरात और यूपी के इलेक्शन का जहां तक सवाल है, गुजरात और यूपी में कांग्रेस ने खुद ही सरेंडर कर दिया जब गुजरात में भारत जोड़ो यात्रा गई नहीं और उत्तर प्रदेश को उन्होंने वॉकआउट दे दिया। मैं एज अ डेविल्स एडवोकेट ये बात कर रहा हूं। मैं आपकी बात समझ रहा हूं। अगर कांग्रेस 260 सीटों पर लड़ना चाह रही है, मैं कहता हूं 500 सीटों पे नहीं लड़ रही। आप खुद कहते हैं अपने प्रोग्रामों में 260 सीटों पे जब हम नंबर 1 थी या नंबर 2 थी, उस पे उनको लड़ना चाहिए कि 260 में अगर 150 भी आ गए, कम से कम एक ऑपोजिशन की, लीडर ऑफ ऑपोजिशन की भूमिका तय हो जाएगी, एक पार्लियामेंट का कार्य क्षेत्र तय हो जाएगा, राज्यसभा में अकाउंटेबिलिटी तय हो जाएगी। मैं कहता हूं 260 सीटों के लड़ने के लिए ही कम से कम कांग्रेस अपनी पोजीशन क्लियर कर दे कि ये हम करेंगे, बाकी 200 सीटें ओपन कर दे, जिसको चाहिए लड़े अपने हिसाब से कम हिंदू मुस्लिम नहीं होगा। आपने देखा हल्द्वानी में किस तरीके से एक इंजेक्शन लगाया गया कि 50,000 मुस्लिम घरों को रेलवे का क्षेत्र अधिकार बता के, और सुप्रीम कोर्ट में फिर उसका आदेश हुआ उसके खिलाफ। यही उन्होंने आसाम में किया। तो जिस तरीके से सांप्रदायिकता फैलाते हैं, पोलराइजेशन करते हैं, कम से कम ये देश का एक बेसिक स्ट्रक्चर तो बचेगा, नहीं तो इससे भी हम चले जाएंगे। भाई आतंकजीत सिंह साहब, सुबह से शाम तक हम लोग ये बात करते हैं, और जो नॉर्मल, भाई आप मान लीजिए आपने डॉक्टरी की पढ़ाई की है, ब्रजेश सिंह साहब ने डॉक्टरी, तो आपको हम आएंगे, हम कहेंगे साहब बुखार है, खांसी आती है, गला खराब है, फलाना है, तो आप मुझे कुछ दवा देंगे कि इस पे ये कर लो तो ये हो जाएगा। अब अगर वो आपका कोई और ही वो हो बीमारी, तो करेंगे क्या? सारे लोग मिलके, आप देखते होंगे ट्रोल भी आते हैं, देख लो ये क्या। अरे भाई गलवान, अरे माफ कीजिए गलवान कहना, पुलवामा जिस तरह से यूज किया भाजपा ने, और 2019 के इलेक्शन में उसमें कंप्लेन हुई, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट में उनका एक जो इलेक्शन कमिश्नर थे उन्होंने लिखा है, लेकिन वो चूंकि नहीं आएगा, अब उन्होंने उसको यूज कर लिया, देश में इंडिया पाकिस्तान हो गया। ये हुआ कि हम सब लोग, जो भाजपा को वोट देगा वो इंडियन, जो भाजपा को वोट नहीं देगा वो पाकिस्तानी। सारे लोग अपना, भाई किसको, कौन नहीं भारतीय रहना चाहेगा? सब लोग भाग भाग के भारतीय बन गए। तो मैं जो बात कह रहा हूं कि सांप्रदायिकता शायद एक बड़ा भारी, इतना बड़ा महारोग, कैंसर जैसा रोग हम लोगों के बीच में फैल गया है कि उसको लड़ने के चक्कर में हमारी जो बाकी फंक्शंस है ना, किडनी, हार्ट, ब्रेन, लिवर, वो सारी चीजें गड़बड़ हो जा रही हैं, क्योंकि आप कैंसर जैसे महारोग, ये जो सांप्रदायिकता भरा जा रहा है, उसको लड़ने में आपकी सारी एनर्जी चली जा रही है। मुझे ऐसा लगता है आतंकजीत सिंह साहब जी। आनंद वर्धन जी, इसको शॉर्ट में मैं ये कहूंगा, ये फेक नेशनलिज्म वर्सेस रियल नेशनलिज्म की लड़ाई है। जो फेक नेशनलिज्म है वो सांप्रदायिकता, रिलीजन, मेजॉरिटनिज्म, हिंदू राष्ट्र, हिंदू राज, इनके एक घर है, हमारे 500 घर हैं, हम इनको कंट्रोल क्यों नहीं कर सकते, इनका गांव का प्रधान कैसे बन जाता है, ये छोटी छोटी बातें हैं। ये छोटी बात वही करता है जिसके पास क्षमता नहीं होती। पर अगर आप रियल नेशनलिज्म देखें, रियल नेशनलिज्म किसका है? कांग्रेस की हिस्ट्री रही है। सुभाष चंद्र बोस ले लीजिए, गोखले ले लीजिए, महात्मा गांधी ले लीजिए, जवाहरलाल नेहरू ले लीजिए, ये सब बाहर से पढ़ के आए, बैरिस्टर की पढ़ाई करी, लॉ की पढ़ाई करी, डॉक्टरेट करी। बी आर अम्बेडकर ले लीजिए, जब ये आए इन्होंने देखा कि भाई इस देश में रियल नेशनलिज्म क्या है, उन्होंने रियल नेशनलिज्म की जो इन्फ्यूजन की, इनमें से कौन से गुरुकुल का है जो बाहर से पढ़ के आए? बताइए आप मुझे, कौन से गुरुकुल का आदमी खड़ा था जिसने देश की नेशनलिज्म या देश पर कोई किताब भी लिखी हो, या जिसने देश की संविधान पे कोई कंट्रीब्यूशन किया हो, या देश के पार्लियामेंट में कोई कंट्रीब्यूशन किया हो? ये गुरुकुल की बात करते हैं, ये हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं, ये अपनी शिक्षा दीक्षा की बात करते हैं। एक आदमी बता दीजिए मुझे, इस देश का जो सुपर स्ट्रक्चर है, इस देश की जो अस्मिता है, इस देश का जो नेशनल स्ट्रक्चर है, वो जिन लोगों ने खड़ा किया वही कांग्रेस के जन्मदाता थे। और इसी वजह से कांग्रेस की आज भी वैलिडिटी है, क्योंकि वो जो कहते हैं वो उस देश के संविधान को, इस देश के स्ट्रक्चर को, इस देश के कॉन्स्टिट्यूशन को समझते हैं। जो लोगों ने कॉन्स्टिट्यूशन लिखा नहीं, हमेशा विरोध किया, उनसे उम्मीद क्या रखें हम? बात ही आ जाती है, उनसे उम्मीद रखना भी बेकार है।